अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज भी खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें मंजर आम पर आई। हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर्स ने, चेयरमैन क्रिकेट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और अपने प्लान से आगाह किया। अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो सबसे बड़ा बयान उनका सामने आया और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ये कहते हैं कि एहसान मानी साहब का कहना है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी आईसीसी इवेंट जो है इस साल हो सकेगा। 2020 में कोई भी आईसीसी इवेंट होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी को दिखाई नहीं दे रहा। साथ साथ अगर बात करें तो कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं, कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो भारत को खुश करना चाह रहे हैं। तो ये भी आपको बताएंगे कि कौन है वो क्रिकेट बोर्ड्स जो भारत को खुश करना चाहते हैं। और हमने देखा जिस तरह से भारतीय अखबारों में सुर्खियाँ लगी, जिस तरह भारतीय अखबार ने इस बात को दिखाया कि कौन से वो क्रिकेट बोर्ड हैं जो भारत को खुश करना चाहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कुछ खिलाड़ियों ने, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने भी। तो शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी गलती तस्लीम की है। और साथ साथ अगर बात करें नसीम शाह की तो नसीम शाह काफ़ी पुरजोश हैं और अपनी बॉलिंग को लेकर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक अपनी शमूलियत को तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए शामिल करना चाहते हैं। अगर बात करें क्रिकेट फॉर्मेट की तो अब एक तीसरा नया फॉर्मेट जो है मंजर आम पर आने वाला है और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वो इस फॉर्मेट का आगाज़ करने जा रहा है और इस फॉर्मेट का आगाज़ बहुत जल्द कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका की जानिब से होगा। इन तमाम मौजू पर आज के शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ मेजबानी का तबादला सियासी बुनियाद पर नहीं बल्कि एशियाई क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया। मुझे नहीं लगता कि 2020 में कोई भी आईसीसी इवेंट मुनक्कद हो सके। मैं आईसीसी के लिए नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए वापस आया हूं। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी। मुझे बच्चा ना समझा जाए, अगर ऐसा हुआ तो इंग्लैंड को नुकसान उठाना पड़ेगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह की इंग्लिश टीम को वार्निंग। दौरा इंग्लैंड मुश्किल जरूर मगर चैलेंज के लिए तैयार हैं शाहीन शाह अफरीदी। सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनकार कर देना चाहिए था। अगर सरफराज को एतमाद नहीं देते तो ये टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी कशीदा बना सकता है। मुझे सरफराज से शिकायत है कि सरफराज को अपनी अहलियत के बारे में खुद ही सोचना चाहिए। साबिक कप्तान इंजमामुल हक। अब मैच 2 नहीं 3 टीमों के दरमियान होगा। टीम 8 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। क्रिकेट में नए फॉर्मेट का इजाफा। जनूबी अफ्रीका ने 3TC फॉर्मेट यानी 3 टीम क्रिकेट फॉर्मेट मुतारिफ करा दिया। जर्मन फुटबॉल लीग बायरन म्यूनिख ने ब्रेमेन को हराकर मुसलसल 8वीं बार टाइटल जीत लिया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियों के सिलसिले में दुनिया का पहला 5 स्टार स्टेडियम तैयार कर लिया गया। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को ऑनलाइन लेक्चर। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन की वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील। ग्रांट ना मिलने की वजह से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी ना दे सके मुनव्वर शेख, सदर PBSA। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज देखी और आज भी बहुत सारी खबरें आपसे उन मौजू पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो एहसान मानी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने आज जो सहाफ़ियों से ऑनलाइन गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बारे में अभी हर शख्स कशमकश का शिकार है। जो क्रिकेट का शायकीन है वो यही चाह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप या क्रिकेट बहाल होगी, यानी क्योंकि एशिया कप भी होना है, T20 वर्ल्ड कप भी होना है, दोनों ही बड़े इवेंट हैं। इन तमाम मामलों पर आज चेयरमैन एहसान मानी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, लेकिन इस पर बातचीत करेंगे। और भी मज़ीद खबरें जो आपने टॉप स्टोरीज में देखी, हम कोशिश करेंगे तमाम ही खबरों को अपने इस शो में शामिल करें। लेकिन शो में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका डोमेस्टिक में काफ़ी बड़ा नाम है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने खेली है और काफ़ी उनके जो तबसरे हैं, उनके तज्ज़िये दुनिया भर में सुनने चाहते हैं, काफ़ी खुलकर बात करते हैं। इसलिए आज हमने उनको अपने शो में मदऊ किया। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब की। महमूद हामिद साहब, शुक्रिया करेंगे आपको इस शो में, वेलकम करेंगे। थैंक यू। अच्छा, आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि उनको आईसीसी इवेंट से इस साल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और दूसरा उन्होंने कहा अगर एशिया कप नहीं हुआ तो उससे बोर्ड्स को माली नुकसान होगा। तो आप कैसा देखना है सिचुएशन को? देखिए, इस वक्त जो कंडीशन है इस वक्त दुनिया की, तो हालात इतने अच्छे तो नज़र नहीं आ रहे। इवन पाकिस्तान में भी इस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं हैं। जिस तरह ये वायरस बढ़ता जा रहा है, ख़ासकर शहरों के अंदर, लाहौर में, कराची के अंदर, तो इतना आसान नहीं है। उसको देखते हुए कि क्योंकि देखें, आपकी सेहत होगी तो आप आगे काम कर सकेंगे। अगर सेहत नहीं होगी या आपको इस वायरस में मुब्तला हो जाते हैं या मसला आ जाएगा
तो फिर मुश्किल हो जाती। उसको मेरे ख्याल से मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसी बात की, क्योंकि देखें कोई भी आईसीसी के इवेंट खाली ग्राउंड में नहीं हो सकता है। जब हम अगर फुटबॉल लीग्स देख रहे हैं खाली ग्राउंड के अंदर तो वो एक डिफरेंट है, लेकिन आईसीसी के इवेंट अगर विदाउट एक्सपेक्टेटर्स और इस तरह होगा तो फिर उसका एक चार्म खत्म हो जाएगा, एक खूबसूरती जिसे कहना चाहिए वो चीज़ की ख़त्म हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि उसके बगैर कोई, उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से मानी साहब ने ये बात की है। इस हवाले से भी सवाल को मैं अपने नाजरीन को ज़रा बताऊं कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी से जब पूछा गया कि क्या आपकी मीटिंग हुई है, जो अभी आईसीसी के हवाले से कुछ 2 मीटिंग्स हुई हैं, टेली कॉन्फ्रेंस हुई हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो चाह रहा है कि जैसे अभी सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड की, इंग्लैंड में उस तरीके से पूरा इवेंट हो। लेकिन उन्होंने ये इस बात का खदशा जाहिर किया कि अगर तमाम टीमें, क्योंकि वर्ल्ड कप है उसमें तमाम ज़्यादा से ज़्यादा टीमें शिरकत करती हैं, तो उन टीमों को एक साथ रखना, एक साथ जोड़कर रखना, उसमें काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो वही वाली आपकी बात है कि अगर टीमें ज़्यादा होंगी तो फिर वो मुश्किलात होंगी। लेकिन उनसे एशिया कप के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हमने बात की है श्रीलंका से कि श्रीलंका अगर उसको होस्ट कर ले इस साल और अगले साल पाकिस्तान होस्ट कर ले। देखें वही बात होएगी ना कि कोई भी इवेंट होने के लिए तो एक प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए ना कि हालात ठीक हों, बेहतर होंगे, वो क्रिकेट के लिए भी बेहतर है, स्पॉन्सर्स के लिए भी बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको कि मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये चीज़ जल्दी से ख़त्म हो और हम बैक टू द बिज़नेस अपने वापस आ जाएँ। लेकिन अभी मुझे जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जो न्यूज़ें आ रही हैं कि जुलाई जो है वो और ज़्यादा मुश्किल होगी ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर, तो अभी देखें हम पहले से इतनी चीज़ों को हम पहले से नहीं कह सकते आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है और दुनिया के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखें क्वारंटाइन होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप 14 दिन के लिए आप कहीं जाते हैं और वहाँ आप क्वारंटाइन हो जाते हैं। बिल्कुल। आप 14 दिन के बाद निकलते हैं कहीं से, फिर आपको वो चीज़ लग जाती है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हो वहाँ उतरते आपके टेस्ट हों, इफ़ यू आर ओके तो ठीक है। क्वारंटाइन कब करेंगे आप कि जब आपको कोई ऐसी चीज़ सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो फिर आप 14 दिन के लिए आप चले जाते हैं, या आप पहले से उसके लिए तैयारी कर लेते हैं कि आप किसी मुल्क से आएँ तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ ताकि इन 14 डेज़, क्योंकि असरात उसके 14 दिन के बाद ही आते हैं। तो ये तो वो जो क्वारंटाइन का है ना 14 दिन, वो इतना ईजी नहीं है कि आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, तो बड़ा मुश्किल काम है। देखने बोलने में तो बहुत आसान होती हैं चीज़ें, लेकिन मैं अगर आपको 14 दिन के लिए आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे और मैं 14 दिन के लिए कह रहा हूँ आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। तो इतना ईजी नहीं होता। क्रिकेट कंसंट्रेशन का गेम है, आपकी डाइवर्जन अलग होती चली जाएगी जब तक आप वो फील नहीं करते उस चीज़ों को, तो बड़ा आसान नहीं होता। कि बात करना आसान है लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हो तो बहुत मुश्किल है। तो उसकी को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ मानी साहब ने ये बातें की हैं, और अभी इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए भी उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई हालात ऐसे हुए तो शायद ये पोस्टपोन हो जाए, ये कैंसिल हो जाए हमारी ये सीरीज़। तो मैं ये कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, पहले आपकी ज़रूरी है सेहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उनकी सेफ्टी एंड देन उसके बाद आपकी क्रिकेट आएगी। बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि पहले सेहत को मद्देनज़र रखा जाएगा, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि हमने देखा कि अभी वर्ल्ड कप के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे बोर्ड से के बयान आए कि IPL होगा और T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप जो है नहीं हो सकता। देखें ये तो कॉन्स्पेरेसी जिसे कहना चाहिए वो अभी तक चल रही है, आपके सामने कोई एक सॉलिड कॉन्क्रीट चीज़ अभी सामने नहीं आई है। और डेफिनेटली इंडिया तो चाहेगा कि किसी तरह IPL जो है वो कर जाए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ये बिजनेस है। लेकिन IPL आप क्या समझते हैं कि विदाउट क्राउड वो भी सक्सेसफुल हो सकती है? कोरोना वायरस ज़्यादा है और ये भी सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू पे कराएं। न्यूट्रल वेन्यू पे कहाँ कराएंगे? कहीं भी जैसे हो सकता है, मसलन कि जिस मुल्क में भाई जिस मुल्क में भी जाएंगे इस वक्त तो मेरे ख्याल से भी न्यूजीलैंड हुआ था, वो भी श्रीलंका में हम कह रहे हैं कि परसों जो है वो 2 फिर निकल आए केस, वो जो लोग आए और उनकी वजह से। तो ये चीज़ आप कह नहीं सकते कब कहाँ पे बढ़ जाएगी कि आपने ज़ीरो तो कर दिया लेकिन लोग ट्रैवल करके आए, उनमें निकल आया, वो बाहर घूम गए, उसकी वजह से हो गए। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो है वो पीछे ही लगी हुई है कि आप ज़ीरो करने के बाद भी आपको दोबारा चीज़ वो हो सकती है। तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और श्रीलंका में आप कह रहे हैं कि IPL, अब मेरे ख्याल से वहाँ पर नहीं, मैं कह रहा हूं कि हालात नहीं
इतना सक्सेसफुल मैं नहीं समझता कि हो सकता है वहाँ पे। फिर दुबई में तो फिर भी जब या साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने कराया था, एक साउथ अफ्रीका में हुआ था एक दफ़ा, कुछ मैचेस दुबई के अंदर हुए थे, वो फिर भी उनके जो है अच्छे हो गए थे। बट मैं नहीं समझता कि यार खाली ग्राउंड के अंदर एक लीग हो, मजा ही, मतलब एक इवेंट का मजा नहीं है खाली ग्राउंड के अंदर। सीरीज का भी हम लोग कह रहे हैं कि मजा नहीं है, क्या वो भी बहुत से अजीब सा लगेगा, बस आवाज आएगी जोर की, टा बल्ले से बॉल लगने की, तो वो चीज़ है ना, क्योंकि खाली चीज़ जब होती है तो जो हल्की सी भी एक साउंड होता है वो आ जाती है, तो मज़ा जो है उसका ख़त्म हो जाता है। अभी हम फुटबॉल देख रहे हैं जी, हम टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन वो एक एटमॉस्फेयर नहीं नज़र आ रहा जो शायकीन का होता है, एक जो फैंस होते हैं, एक्सपेक्टेटर्स होते हैं जो कर रहे हैं इवेंट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बायलैटरल सीरीज तो चलें, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी भी पड़ रही होती है, मसलन कि देखें अगर क्रिकेट नहीं होगी तो बिज़नेस नहीं होगा, बिज़नेस नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, इवन आईसीसी की भी इंडक्शन नहीं हो पाएगी, पैसे जो क्रिकेट बोर्ड्स को वो देता है, तो वो भी जब जाहिर सी बात इवेंट ही नहीं होगा तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा। इसी तरह फिर आपकी ब्रॉडकास्टिंग है, अभी जो उसका आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, आपका जो पिछले सालों का कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, अब जो आ रहा है वो बहुत ही एकदम सुनने में आया कि बहुत नीचे आ गया, तो वो अर्निंग जो आपकी थी वो कम होती चली जा रही है ना। तो कुछ चीज़ें तो आपको बाय फोर्स भी करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल, और यही हम देख रहे हैं कि सेक्रीफाइसेस भी हो रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ में अगर पाकिस्तान प्लेयर्स जा रहे हैं और जब क्रिकेट की आगाज़ की बातें हो रही हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि बॉलर्स पर पाबंदी होगी, जिस पर कुछ बॉलर्स ने ये भी इजहार किया है कि अब ये खेल सिर्फ बैट्समैनों का होकर रह जाएगा। तो इस पर तो हम बात आगे भी मज़ीद करेंगे, लेकिन अब कुछ बात करते हैं ऐसे कप्तान की जो 2007 में वर्ल्ड कप को टीम से रोता हुआ पाकिस्तान लेकर आए थे। आयरलैंड के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त हुई थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान ने उनकी जिम्मेदारियां लेने का फैसला किया। 3 साल उनको चीफ सिलेक्टर बनाया, पाकिस्तान की जानिब से चीफ सिलेक्टर है। मैं बात कर रहा हूँ जमामुल हक की। उन्होंने कल सरफराज अहमद के मामले पर कुछ लबकुशाई की और उनका ये कहना है कि सरफराज अहमद को इंग्लैंड अगर लेके जाया जा रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्रेसिंग रूम जो है वो उसका माहौल सरफराज अहमद की वजह से कुछ ख़राब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए था, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो फिर ए कैटेगरी में ही रखना चाहिए था। इंसामुल हक साहब, महमूद आमिर साहब, क्या कह रहे हैं कि मतलब उनके आने से ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब हो जाएगा, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देना चाहिए था और एक शिकायत भी उन्होंने उनसे कर दी है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि समझने वाली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ कि जितना जो सीनियर प्लेयर होता है, अगर वो आपकी फर्स्ट चॉइस है, तो फर्स्ट चॉइस, तो वो टीम में होना चाहिए, वो फिर बेंच में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर वो बेंच पे है तो फिर मैं समझता हूँ कि सेकंड चॉइस जो है वो फिर एक यंगस्टर को होना चाहिए। सही, ठीक है। वो शायद उस लिहाज से एनजी ने बात की होगी, क्योंकि सरफराज ने कैटेगोरिकली मिसबा ने कहा है कि हम सरफराज को एज ए सेकंड लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल आपका एक लेजेंड रहा है, मतलब ग्रेट कैप्टन इसलिए लिहाज से उसकी फतुहात बहुत सारी हैं। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई, T20 में आपको नंबर 1 पे लेकर गया वो आपको, ठीक है। तो यू शुड मतलब हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और देनी, लेकिन ये इस बयान से तो रिस्पेक्ट लेकिन कम हो रही है। नहीं, देखें आप जो वो शायद वो कहना चाह रहा है, देखें जिसने ड्रेसिंग रूम में शेयर किया हुआ है ना, वो ड्रेसिंग रूम की चीज़ों को समझता है, वो जिस तरह वो बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात में मैं इस पर मुत्तफिक नहीं हूँ कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और फ्यूचर में उसको खिलाना भी चाह रहा होगा, तो जब भी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो देखें, वो अगर तीनों फॉर्मेट खेल रहा होता तो उसकी एक कैटेगरी बनती थी उसकी एक कैटेगरी। अभी तो वो नहीं खेल रहा ना, अभी तो टीम से बाहर, तो उसको जो भी दिया है उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ज्यादती की है उसके साथ। ठीक है, हमारी डिस्कशन जारी है, लेकिन कॉलर्स जैसे हमें ज्वाइन करते हैं, तो कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कल जो सरफराज नवाज का एक बयान आया कि जी टीम में जो है ना मैच फिक्सिंग और वगैरह, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये मसला क्या है, ये हम कब इस चीज से निकलेंगे? आप तो एक बयान दे देते हैं, मैं भी अभी टीवी पे कह दूंगा कि जी मोहसिन भाई यूं हैं, लेकिन मोहसिन भाई कहने का मकसद है पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया। GTV जो है वो कोई मामूली चैनल नहीं है, ये जो प्रोग्राम है ये इस वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है इसका। दुनिया देखती है, बैठ के इसके लिए वक्त निकालती है और
मेरे जैसे लोग, मैं तो अगर मेरे लाइट नहीं हो तो मैं अपने ठीक है, मोबाइल बहुत में शुक्रिया देखता हूँ। रियाज खान साहब। हम भी सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं, आप सरफराज नवाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सरफराज नवाज के हवाले से? देखिए, मैच फिक्सिंग के ऊपर काफ़ी बातें हो चुकी हैं और मैंने हमेशा से इसको कहा है कि ये पेंडोरा बॉक्स जो है वो अब इसको लेकिन खोलना नहीं पाकिस्तान चाहिए। क्रिकेट बोर्ड जो कानून बना रहा है, मैं समझता हूँ कि वो अब पहले ही बन जाना चाहिए था। सही कि कहना चाहिए ना कि जीरो टॉलरेंस ये है कि देखिए भाई, एक आदमी ने मुल्क अगर बेचा है तो मैं नहीं समझता कि उसको दोबारा मुल्क के लिए खेलना चाहिए। मैं तो उसके पर बिल्कुल एक डटा हुआ हूँ चीज को। सही। और लेकिन वो कानून बन भी जाएगा, लेकिन ये माजी की तो गड़े मुर्दे वो तो अलग चीज है ना, फिर तो लेकिन अब जब कानून बन जाएगा तो फिर शायद नए आने वाले बच्चों के लिए एक वो हो जाएगा कि अगर हमने ये हरकत की तो हमारा करियर खत्म, हम फिर बिल्कुल एक उसमें चले जाएंगे, क्रिकेट से हम बिल्कुल दूर हो जाएंगे और हमें कहीं पे चांस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ तो अगर पहले ही कर देते तो उस दिन के बाद से जो पहले जो हुई हैं चीज़ें वो बाद में नहीं होती चली है। अभी तक देखें, उमर अकमल तक का केस आ गया यहाँ पर कि वो उन्होंने बताया नहीं, इन्होंने किया नहीं लेकिन बताया नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही कर देनी चाहिए। मैं तो हमेशा से ये बात कर रहा हूँ कि जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। जीरो टॉलरेंस मीन्स कि इफ़ यू आर गिल्टी, आपने किया है तो यू आउट ऑफ द टीम, आप क्रिकेट नहीं पाकिस्तान के लिए खेल सकते। बट हमारे यहाँ इसको थॉट्स जो है वो डिफरेंट है, किसी के लिए कुछ बात कर रहे होते हैं, किसी के लिए कुछ बात कर रहे होते हैं। आमिर के लिए एक डिफरेंट थॉट्स के नहीं, वो बच्चा तो उसको लिया है तो यूं किया, आसिफ के लिए अलग, सलमान बट के लिए अलग, शर्जील के लिए अलग, और वही प्लेयर्स वही लोग डिफरेंट बयान दे रहे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू पे रहना चाहिए। आप किसी को पर्सनलाइज नहीं करें कि भाई उसने ये किया। आपने अगर वो क्राइम किया है किसी ने, चाहे वो कोई भी हो, फिर सजा फिर एक ही होनी चाहिए उसकी। सही। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर आइंदा के लिए मेरे ख्याल से ये बातें भी नहीं निकलेंगी और लोग कहेंगे भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, सरफराज अहमद की डिबेट पर अगर हम वापस आते हैं तो इंजमामुल हक ने एक और बात कही कि अगर उनको एतमाद देते हैं तो माहौल अच्छा रहेगा, अगर उनको एतमाद नहीं देते तो माहौल कशीदा हो जाएगा। आप भी खिलाड़ी रहे हैं। देखिए बात ये है, देखिए हर इंसान के एक इमोशंस होते हैं। अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से, किसी को भी आप अच्छे तरीके से रखेंगे तो वो क्यों किसी चीज़ का माहौल ख़राब करेगा। लेकिन आप अगर उसके साथ आप नेगलेक्ट करेंगे उसको, अगर जो माहौल रहा है पाकिस्तान टीम के, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम के अंदर जो 11 खेलते होते थे उनका एक डिफरेंट माहौल होता था, और जो बाहर रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स होते थे उनका एक डिफरेंट। बॉसों को तो बैटिंग ही नहीं मिलती थी नेट के ऊपर। अच्छा। हाँ, बॉलिंग करते रहो। रनआउट कराया था किसी ने? नहीं, वो रनआउट छोड़ें, वो तो खैर रनआउट तो आदमी होता ही है, उसमें क्या है। लेकिन ये हमेशा ये हर जगह हुआ है, पाकिस्तान टीम में हमेशा से ये बात हुई है। तो मैं हमें यही कहता हूं कि आपको जो इतना बड़ा प्लेयर होता है, अब इंजमामुल हक टीम में आता है, वापस आते हैं तो वो 11 में आएंगे ना जी, वो बाहर नहीं बैठेंगे। या वसीम अकरम या तो सरफराज भी इन्हीं कैटेगरी के अंदर आ रहा है कि सरफराज अगर आएगा टीम के अंदर तो वो 11 में होगा, फिर वो बाहर नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो बेंच पे बैठे, बेंच में नहीं बैठना चाहिए इतने सीनियर प्लेयर को। तो इनको ये सारी चीजें सोचनी समझनी पड़ेंगी। और अगर उसकी टाई अगर जिस प्लेयर से डाली जा रही है तो मैं समझा कि वो टाई भी बहुत ही गलत है। इसमें बहुत सारी रिजवान से, रिजवान नंबर 1 है, मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि किससे, तो रिजवान इस वक्त नंबर 1 है। तो मेरा कहने का मकसद है कि कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सुन सकता हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? सर मैं आपसे जी मैं आपको सुन सकता हूँ। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि फखर जमान जो है दौरा इंग्लैंड के लिए, जी आवाज आ रही है, दौरा इंग्लैंड के लिए जो फखर जमान को मुंतखब किया गया 29 रुकनी स्क्वाड में, तो सर अगर फखर जमान को 1 साल मतलब मुसलसल नाकाम होता रहा और कामरान अकमल को देखे तो कामरान अकमल क्यों नहीं टीम में आता? ठीक है ठीक है सर एक मिनट, कामरान अकमल क्यों नहीं टीम में आता? फखर जमान किस बुनियाद पर टीम में खड़ा जाए? अगर मलिक हफीज 40 साल की उम्र में खेल सकते हैं तो कामरान अकमल क्यों नहीं खेल सकता? सही, ठीक है, हम ये आपका सवाल करेंगे, लेकिन अभी सरफराज अहमद के हवाले से हमारी डिबेट जारी है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं जैसे ये बात कर रहा था तो मेरे ख्याल से उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंजमाम ने बात की थी, लेकिन हाँ मैं उस बात से इख्तलाफ ज़रूर करता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं। लेकिन जब आप टीम फॉर्मेट नहीं खेल रहे होते तो फिर आपको जाहिर सी बात है एक कैटेगरी तो नहीं मिल सकती ना, फिर आपको तो या बी मिलेगी या सी मिलेगी ना। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई हार्श
डिसीजन है या कोई किसी को ख़राब किया जा रहा है। सही। लेकिन मैं जो अपनी बात जो आपसे कहना चाह रहा हूँ जी। कि होता है यही, होता ये है जो इंजमाम ने खदशात किए ना, वो होता यही है कि आप अगर सीनियर प्लेयर्स, आप अपने पिछले दौर के भी उठा के देख लें, जो भी नया कप्तान बना है उसने आहिस्ता आहिस्ता करके सीनियर प्लेयर्स को बाहर किया है, उसने अपनी टीम एक बनाई, अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को मजबूत बिल्कुल। किया। ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ तो है। यही एक चीज़ें हैं जो होती चली गई हैं और अभी भी यही होंगी। ठीक है, इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है महमूद हामिद साहब के साथ इस टॉपिक के हवाले से। और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ आईसीसी के टॉपिक के हवाले से हमें शाहिद हाशमी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी कुछ मामला क्लियर करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी हाँ, ब्रेक से कबल सरफराज अहमद के हवाले से बातचीत कर रहे थे कि इंजमाम उल हक ने कहा है कि सरफराज अहमद की कौमी टीम में वापसी दो तिहारी तलवार साबित होगी। और इसी पर जैसे मैंने आपसे ब्रेक से कबल बताया था कि शाहिद हाशमी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, तो मैं वेलकम करूँगा शाहिद हाशमी साहब आपको। शुक्रिया जी बिल्कुल। स्टूडियो में हमारे साथ महमूद हामिद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो आजकल एक बार फिर सरफराज अहमद की जो बातें मीडिया पर चलना शुरू हो गई हैं। कल हमने देखा कि इंजमाम उल हक ने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी बात की है सरफराज अहमद के हवाले से, तो क्या कहेंगे इस पर आप? मैंने सुना वो इंजमाम उल हक का क्लिप जी। वो इसमें ये कह रहे हैं कि सरफराज बी कैटेगरी नहीं लेनी चाहिए थी, उनके साथ ज्यादती है, उन्हें ए कैटेगरी देनी चाहिए थी। भाई ज्यादती तो 18 अक्टूबर 2019 को हो गई, जब एक बहुत ही नाइंसाफी की गई सरफराज के साथ। वो एक अच्छा कप्तान था, उसे तीनों फॉर्मेट से निकाल दिया। जो आखिरी टेस्ट उसने खेला था जोहानिसबर्ग में, उसमें उसके 50 रन और 10 कैच थे मैच में, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। उसे अगले टेस्ट मैच में बिठा दिया, उसको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया। तो उसके साथ तो तारीखी ज्यादती एहसान मानी और उनके साथियों ने कर दी। बहुत ही नाइंसाफी, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी भी किसी भी कप्तान के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं हुई होगी जितनी सरफराज के साथ हुई। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इंजमाम उल हक ने कोचेस को ये मशवरा दिया है कि उनकी मौजूदगी से ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होगा। आपने काफ़ी मैचेस कवर किए हैं, तो इस पर कुछ निगाह डालें कि कैसे ख़राब हो सकता है माहौल। देखिए, अब वो इंजमाम का अपना ओपिनियन है, शायद उनके ज़माने में इस तरह की चीज़ें होती रही होंगी। सरफराज एक अच्छा लड़का है और वो सबको साथ लेकर चलता है। उसने जिस तरह कप्तानी की थी, जिस तरह T20 मैचों में उसका कमाल का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान को वर्ल्ड नंबर 1 उसने बनवाया। पाकिस्तान की टीम फतुहात के रास्ते पर गामजन हुई और तकरीबन 2 साल वर्ल्ड नंबर 1 रही। उसके बाद एकदम से उसे हटा देना तो वो काफ़ी नाइंसाफी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि इंजमाम का इससे क्या मतलब है। वो शायद ये समझ रहे हो कि 2 कप्तान होंगे और दूसरे भी कप्तान होंगे। सरफराज पुराने कप्तान रहे हैं या सरफराज अब नंबर 2 विकेट कीपर हो गए, सेकंड चॉइस विकेट कीपर है, इस वजह से। तो इंजमाम का अपना ओपिनियन है। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने इस तरह से बात कैसे की। सरफराज इस किस्म का लड़का ही नहीं है। सही। अच्छा, उन्होंने शिकवा भी किया है कि सरफराज अहमद को अपनी अहलियत देखकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए था, या उन्हें खुद मना कर देना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। इंजमाम उल हक को अगर 4 लाख 5 लाख रुपए महीने के मिल रहे हो और वो टर्न डाउन कर दें, मैं बहुत मुझे हैरानगी होगी। बिल्कुल, हमने देखा कि उनकी सिलेक्शन कमेटी के दौर में उन पर काफ़ी सवालात उठे, काफ़ी खिलाड़ियों को उन्होंने जो सिलेक्ट किया उस पर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन उन्होंने तो अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया था। कभी भी कोई नहीं देता, बहुत मुश्किल होता है। बड़े कैरेक्टर की बात है कि इस्तीफा दे दे। इंजमाम ने अपना टेन्योर अपनी मर्जी से गुजारा। जाहिर है वो बहुत बड़े प्लेयर थे, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपना टेन्योर बड़ी अपनी मर्जी से गुजारा। ठीक है, बहुत सी चीजें अच्छी की होंगी तो कुछ नाइंसाफियां भी हुई होंगी, यकीनन हर किसी के दौर में होती हैं। तो इंजमाम अपनी तर्ज के अच्छे क्रिकेटर थे, ग्रेट क्रिकेटर थे। अब वो उनकी अपनी राय है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद सरफराज को कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी नहीं मिलेगी, उनको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा जिस तरह कप्तानी से बाहर किया गया था। तो ये लकी हैं वो कि उन्हें बी कैटेगरी भी मिली, जबकि वो 6-7 महीने 8 महीने पाकिस्तान के लिए किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट भी नहीं खेले। बिल्कुल, हम यही समझते हैं कि सरफराज अहमद पर किस्मत मेहरबान थी कि उनको रखा गया। लेकिन शाहिद हाशमी साहब, आज एक इंपॉर्टेंट इशू चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी से आप लोगों की गुफ्तगू हुई, तो उस गुफ्तगू के सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर देखें एहसान मानी की गुफ्तगू, जिस पर उन्होंने कहा कि 2020 में उनको कोई ICC का इवेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, एशिया कप की भी उन्होंने बात की, T20 वर्ल्ड कप की भी उन्होंने बात की, तो ओवरऑल अगर आप हमें बताना चाहें कि क्या उनका कंक्लूजन निकल सकता है? देखिए, एहसान मानी ने अपनी राय दी है बहैसियत ICC बोर्ड मेंबर के। एक
मेंबर मुल्क है पाकिस्तान, स्ट्रांग मेंबर मुल्क है और वो आईसीसी के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं। तो जो कोरोना के हालात है वो कि ऑस्ट्रेलिया में हालात बेहतर हो रहे हैं। जुलाई में स्टेडियम में वो 10,000 का क्राउड अलाउ करेंगे। अगले हफ्ते डार्विन में एक 14 टीमों का T20 टूर्नामेंट भी हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में बेहतर हो रहा है हालात, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने माली हालात की वजह से, अपनी जो उनकी गलत स्कीमें थी केविन रॉबर्टसन की, उसकी वजह से काफी माली मसाइल का शिकार है। तो उन्हें अपने $300 मिलियन बचाने हैं जो उनको इंडिया की सीरीज से मिलेंगे, 4 टेस्ट और 3 वनडे से। तो वो बचाना चाह रहे हैं और वो इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि IPL हो जाए, वर्ल्ड T20 ना हो। तो जब मेजबान ही नहीं बुलाना चाह रहा 15 टीमों को, 16वीं टीम ऑस्ट्रेलिया की होगी, जब मेजबान ही नहीं चाह रहा अपने घर बुलाना, तो फिर आईसीसी क्या बिल्कुल। और हमने देखा कि उनके अपने आपस के भी मसले मसाइल चल रहे हैं। खैर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एशिया कप के हवाले से भी आज बात हुई एहसान मानी साहब से और उन्होंने माली मुश्किलात का कुछ उसमें जिक्र किया और ये भी इकरार किया कि हमने ये बात की थी कि इस बार अगर एशिया कप का होस्ट श्रीलंका बन जाए तो अगले साल हम होस्ट कर लेंगे। इस बारे में बताइएगा। देखिए, एक ACC बगैर दांतों के, बगैर हाथों, बगैर पैरों के एक धड़ है, छोटा सा। वो बस चल रहा है, ना उनका ऑफिस प्रॉपरली काम करता है, ना उनका कोई तर्जुमान, ना उनका कोई मीडिया का आदमी। सुल्तान राना पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अच्छी बड़ी सैलरी लेते हैं, लोग कभी भी फोन नहीं उठाते, मीडिया का कुछ भी नहीं बताते। तो इस तरह की एशियन बॉडी होगी तो वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और बेसाखियों पे चल रही है। इंडिया अगर मदद कर देता है तो एशिया कप हो जाता है, इंडिया नहीं चाहता तो एशिया कप नहीं होता। मुझे तो एशिया कप होता हुआ नहीं लग रहा। आज खवातीन का एशिया कप जो सितंबर में बांग्लादेश में होना था वो भी पोस्टपोन हो गया। तो ACC एक लाचार सी, गरीब सी बॉडी है जिसके पास पैसे सिर्फ एशिया कप कराने से आते हैं, बाकी उनका अल्लाह ही हाफिज है। इंडिया चाहेगा तो एशिया कप होगा, इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है, इसलिए कि उसको वो विंडो IPL के लिए चाहिए और इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी चाहता है वो हासिल कर लेता है। बिल्कुल शाहिद हाशमी साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारत अपने IPL को लेके काफ़ी सीरियस है और उसको कराने के लिए काफ़ी जतन भी कर रहा है अपने क्रिकेट बोर्ड से। जैसा आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी भारत की गोद में खेल रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की जो लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, और आज एहसान मानी ने भी उसकी बात की, लेकिन हमें उस तरीके की दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो PSL के बकिया मैचेस रह गए उनको कराने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को विंडो मिलेगी 6 से 8 दिन की, तो उसमें वो 4 मैच बाकी के करा लेंगे। और इसलिए भी होना पॉसिबल है कि जो PSL के प्लेयर हैं वो IPL में भी इतने इन्वॉल्व नहीं होते। एक आध प्लेयर के अलावा IPL में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो उधर अगर IPL हो रही होगी तो इधर PSL के 4 मैचेस हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफी पैसे उसकी वजह से रुके हुए हैं। उन्होंने फ्रेंचाइज को भी पैसे देने हैं पूल में से, इसलिए उन 4 मैचों का होना बहुत जरूरी है और वो 4 मैच काफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुनाफा बख्श होंगे। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपसे एक और आखिरी सवाल ही जानना चाहूँगा कि एहसान मानी की गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 2 रोज़ कबल इमरान खान से मुलाकात हुई थी, तो उस बारे में बताइएगा कि क्या आप देख रहे हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया कानून बनाया फिक्सिंग के हवाले से। देखिए, रूटीन की एक मुलाकात होती है हर क्वार्टर पे। एहसान मानी जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग का और उनके जो भी काम होते हैं उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बताते हैं। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के पास भी इतना टाइम नहीं है। एक तो कोरोना के हालात से निपट रहे हैं, फिर चीनी गंदम स्कैंडल, फिर उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वैसे इतने बिजी हैं, तो थोड़ी सी मुलाकात हुई है। तो उसमें मैं बहुत सी जगहों पे देख रहा था कि इंग्लैंड के दौरे के लिए क्लियरेंस मिल गई, हालांकि इंग्लैंड के दौरे के ऊपर तो बिल्कुल बात भी नहीं हुई। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो मुसव्वदा दिया है जिसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जो फिक्सिंग है उसके ऊपर एक कानून साजी की जाए। वजारत कानून के पास जाएगा वो मुसव्वदा, तो वजीर आजम ने देखा और इत्मीनान का इजहार किया। जाहिर है एहसान मानी उनके अपॉइंटेड हैं, इत्मीनान का इजहार करेंगे, नाराजगी तो कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने अपने कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स को दिया और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको जब शो में हमने शामिल किया, क्योंकि हमारी आवाम, हमारे व्यूअर्स ही जानना चाह रहे थे कि क्या मीटिंग हुई, क्या बोला एहसान मानी साहब ने, तो वो आपने उसका तफसीलन जायज़ा लिया। और इमरान खान साहब की भी आपने बात की कि कुछ रोज़ कबल चेयरमैन एहसान मानी से उनकी बात हुई, लेकिन हमने देखा कि आज जावेद मियादाद भी, क्योंकि दौरा सिंध किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने और जावेद मियादाद उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन वही मुल्की हालात के बायस से उनका शेड्यूल कुछ बिजी था वज़ीर आज़म साहब का, तो मुलाकात
बात हो नहीं पाई। महमूद आमिर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, और वही जो डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे थे, इंजमाम उल हक ने ये भी बात कही कि बाबर आजम और अजहर अली सरफराज अहमद के कप्तानी के अंडर खेले हैं तो उन पर भी एक दबाव होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात कह चुका हूँ कि जब ऐसे ही होता है, जब पहले भी हुआ है कि एक टीम के अंदर जब 4-5 कप्तान खेल रहे होते हैं तो थोड़ा सा समटाइम्स हो जाती है, कोई मुश्किलात आती ज़रूर हैं। अच्छा। लेकिन उसको हैंडल करने की आपको ज़रूरत होती है कि आप किस टाइप की मुश्किलात आती होंगी वैसे? देखिए, हर बंदा, जाहिर सी बात है, उसने उतनी क्रिकेट खेली होती है, उस लेवल के ऊपर उसने क्रिकेट खेली होती है, तो वो फिर बाहर बैठ के जब मैच देखता है तो एक फीलिंग डिफरेंट होती है। ये मेरे ऊपर भी आ सकती है, किसी प्लेयर के ऊपर भी आ सकती है। सही। तो वो इमोशंस जो अंदर होते हैं ना, वो एकदम जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, अगर आप सरफराज को लेके गए, बात बिल्कुल है कि अब संभालना ये टीम मैनेजमेंट का काम है, जो कि कोच मिसबाह उल हक, हेड कोच, और यूनुस खान, और फिर जो मैनेजर हैं मिस्टर मंसूर राना साहब, इनका काम है कि उस प्लेयर को कितना आप लेके चलते हैं, कितना उसको आप मोटिवेट करते हैं, कितना अपने साथ लेकर चलते हैं उससे, तो वो डेफिनेटली फिर आपके लिए करामत साबित होगा। लेकिन अगर आप उसको आइसोलेट कर देते हैं, अगर आप उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करेंगे या उसके साथ काम नहीं करेंगे, जो कि होता रहा है पास्ट के अंदर, अक्सर ऐसा हुआ है, तो फिर मुश्किलात जरूर आती हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये मैनेजमेंट का काम है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि एक लॉबी है जो सरफराज अहमद के खिलाफ काम कर रही है? हमेशा से आई है। अच्छा। आपको उस वक्त भी थी जब सरफराज तो वर्ल्ड कप के उससे बाहर हो जाते, ऑस्ट्रेलिया टूर की जो सीरीज थी, कप्तानी से उनको रेस्ट कराया गया। यार, वर्ल्ड कप से पहले कोई कप्तानी को रेस्ट कराता है? नहीं। अगर वहां पर मलिक, लेकिन सरफराज को चाह नहीं देते कि रेस्ट करें। नहीं, कोई नहीं चाह रहा। कैसे चाह सकता है यार कोई कि मैं किसी और अपने जमाने में इनसे पूछो, इनको कहा जाता था रेस्ट करने के लिए, कोई रेस्ट नहीं करता था। तो आप उस कप्तान को रेस्ट करा रहे हो, और फिर उसको मना भी ये कर दिया कि वो दुबई में जाके टीम के साथ ज्वाइन भी नहीं कर सकता। मतलब ये कौन सा लॉ आपने पास किया? मतलब वहां आपकी सारी कंट्रोवर्सी सारी लोगों की नजर आ रही थी। तो पीछे तो एक गुरूर लगा हुआ था सरफराज के कि कहाँ मौका लगता है और हम उसका काम खराब करें। लेकिन सरफराज अहमद अब कह रहे हैं कि मेरी गलतियां थी और आप गलतियां मान लड़के के साथ ज्यादतियां की हैं इन्होंने, नाइंसाफी की है। इतना हाई उसका आपने उसको लेके गए, और उसके बाद एकदम आपने तीनों फॉर्मेट, जैसे इन्होंने क्या आखिरी टेस्ट मैच में उसने 50 भी किए, साथ में कैचेस भी किए, तो फिर उसको अगला टेस्ट मैच आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? सही। अगर आपने कप्तानी से हटाया उसको, लेकिन खिलाते तो आप। लेकिन इस पर सरफराज अहमद की राय मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं मुझे टीम से बाहर करना मेरे मफाद में शामिल हुआ। अब वो किस नजरिए से कह रहे हैं, मफाद से, किस लिहाज से? टीम से बाहर होना मफाद में, मतलब मैंने सीखा, मैंने उस पे काम किया, अपनी जो मेरी स्किल्स थी उस पे मैंने काम किया। स्किल्स तो देखें, स्किल्स उन्होंने कहा कि मुझसे गलतियां भी हुई हैं, क्रिकेटिंग स्किल्स। उन्होंने कहा कि मुझसे गलतियां भी हुई हैं। नहीं, गलतियां डेफिनेटली इंसान गलतियों से अपनी सीखता है। तो वो गलतियां तो नहीं है कि उन्होंने अपने आप को मजबूत नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का सोचा। ये एक बहुत बड़ी शायद उसने जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था। देखें, जब आप अपनी सीट के ऊपर होते हैं, देखें कोई आपको सीट के ऊपर बिठा के, आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। यू टेक इट। आपको जब बिठा दिया, आप खुद डिसीजन लें अपने। आप अपनी टीम अपनी मर्जी से खिलाएं, अपने 16 लड़के बनाएं। आप जो है डिक्टेशन में फिर ना आए। जो अच्छे कप्तान थे उन्होंने अपनी टीमें बनाई हैं, अपनी टीम को लेकर वो चलें। तो थोड़ी सी बहुत मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैं कहूँगा सरफराज से गलती हुई हैं, और जिसका थोड़ा सा उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। और फिर उसको ये अब उसने ये कहा है ना कि मैं गलती से सीख रहा हूँ। तो ठीक है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, आदमी सीख ले। अभी कोई उसकी एज इतनी नहीं हुई कि वो उसकी क्रिकेट खत्म हो गई। अगर वो कम बैक करेगा तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कम बैक करेगा, और इंशाल्लाह जो है वो उसको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि उसके साथ ज्यादती आपने बहुत ज्यादा की है। देखो, आप गलत काम करते हो किसी के लिए कुछ चीजें करते हो, तो वो जो है ना घूम फिर के आपके सामने। ऐसा तो नहीं कि शोएब मलिक ने भी जो एक बयान दिया बाबर आजम के हवाले से कि उनको बाख्तियार कप्तान होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को चाहिए कि उनको इख्तियारात दे दें तमाम तर, तो ये इसी की कड़ी तो नहीं मिलती उससे? बाख्तियार होना चाहिए, सही, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि दोस्तियां आ रही नहीं माने। अच्छा, ऐसी बाख्तियारी उस्मान कादिर आ रहे हैं फिर वापस बाहर जा रहे हैं। हाँ, मेरा मकसद ये कहने का, दोस्ती आनी नहीं निभानी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म के अंदर 19-20 तो चल जाता है कि आपसे मिस जज हो रहा है कि ये 19 था, ये 20 था, तो 19 को आप ले गए। लेकिन यार आप ऐसे छोड़ के चले गए, एक वक्त में आप कह रहे हो कि ये मैच देखा ही नहीं है, एक सिलेक्टर आपका कह रहा है, फिर वो टीम में चला जाता है। मतलब आपकी चीज़ों के अंदर खुद जो है कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। और अभी वही दो लोग मैनेजमेंट, अभी आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, ऑस्ट्रेलिया में आपने खिलाया नहीं, फिर वो यहाँ पर भी इतना
इतना सक्सेस, मुझे तो पीएसएल में नजर भी नहीं आया, मेरे ख्याल से कोई खेला भी नहीं है। मोहम्मद रिजवान नहीं खेले, जिस पर हाँ, शिकवा किया नहीं, उन्होंने। रिजवान की बात नहीं कर रहा मैं, लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ, उस्मान कादिर की नहीं, उस्मान कादिर बिल्कुल नहीं खेले। तो और इवन रिजवान भी अभी पीएसएल के अंदर एक मैच खेले थे उस्मान कराची कादिर। उनको खिलाई नहीं रही थी, तो फिर आप उसको तीनों फॉर्मेट के लिए आप उसको रखते हो, तो फिर सवालियत निशाना तो लगते हैं ना। सरफराज अहमद ने कहा कि मोइन खान और राशिद लतीफ़ जो है बहुत बड़े ग्रेट विकेट कीपर थे, तो आप कहीं देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान में उन जैसी क्वालिटीज? यार मोइन खान और राशिद लतीफ़ में आप, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, ऐसी बात मतलब इतना भी ना आप सरफराज अहमद ने ये बात कही है क्या कि वो मैच करते हैं मोइन खान और राशिद लतीफ़ से। नहीं, वो सरफराज उसी मोहम्मद कैटेगरी में रिजवान। आता है, रिजवान उस कैटेगरी में कहाँ से आता है? अच्छा। कितने मैच जिता दिए पाकिस्तान को? किसी ने कोई मैच नहीं वो जीता, कौन सी जबकि उन ऐसी पे इनिंग तनकीद खेली होती है कि जिससे पाकिस्तान मैच जीत गया? बिल्कुल, उन और पे वहाँ इसी से जो क्या वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान मैच जीत गया था? नहीं। यार वो भी मैच नहीं जीता था, नहीं जीता था, इन लोगों और की यकीन उससे मैच बिगड़ गया था उस 100 से। मोइन और राशिद लतीफ़ वो या वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, उनको जब वो एक साथ आते थे उनकी भी राइवलरी होती थी, एक आता था, एक मतलब प्रोफेशनलिज्म ऐसा था कि एक बीट करने के लिए उसको लगा होता था, एक अगर एक को जगह मिलती थी तो उसकी अपनी जगह नहीं छोड़ता था। तो आप देखें कि उसी दौरान फिर राशिद का, वरना राशिद काफी क्रिकेट खेलता, लेकिन मोइन पीछे लगा रहता था, मोइन जब चांस मिलता था मोइन अपनी जगह नहीं छोड़ता था। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म होता है, और ये अच्छा जिसे कहते हैं पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। सरफराज और रिजवान का कंपेयर आप ऐसा ना रमीज करें। राजा साहब ने भी ये बात नहीं, कही थी ऐसा कि ना उनकी करें। बैटिंग अगर होती रही मोहम्मद रिजवान की इतनी खास, तो सरफराज अहमद टूर्नामेंट में ही नहीं होते। हाँ, सरफराज ने कितने मैचेस आपको जिता दिए, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगेंस्ट श्रीलंका, बिल्कुल, सिंगल हैंडेड आपको जिताया गया उन्होंने वो मैच। और मतलब आप लोग, मतलब हमारी कौम जो है ना बड़ी जल्दी चीजों को भूल जाती है। ये तो मतलब खुद कप्तान ने भी कहा था। इतनी विनिंग्स उसने अपनी कप्तानी से किस तरह टेस्ट मैचेस टीम को में उनकी लेकर इंग्लैंड चला, में 50s तो हैं। आपने उसका कमबैक कैसे हुआ, किस तरह, कितने प्रेशर के अंदर उसका कमबैक हुआ था, और उसने जिस तरह परफॉर्मेंस करके टीम में अपना पहले आपको सेटल किया और फिर बाद में कप्तान बना। पहले आप अपने आप को सेटल करते हो ना, उसके बाद आप कप्तान बनते हो, और कप्तान वो बनता है जो बेस्ट प्लेयर होता है टीम का, ऐसा ही है, वही बनता है ना। बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है ना इस वक्त टीम का, वो इसलिए कप्तान बना है। तो आपने एकदम उसकी सारी जो अच्छी चीजें थी उसको सबको करके, और आपने एक मखसूस लोग हैं, बाकी लोग हैं जो कि उसके पीछे लगते हैं हमेशा से। अच्छा, तो अगर आप नाम लेना चाहें, उनकी निशानदेही करना चाहें? निशानदेही क्या है, दुनिया को पता है कि कौन लोग हैं वो। जब वो होते हैं, वो चाहते हैं कि सरफराज जो है टीम में ना हो। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। ऐसी इस होता पर है। मजीद बात करेंगे क्योंकि दिलचस्प गुफ्तगू जारी है महमूद आमिद के साथ, और मज़ा आ रहा है बात करने में, यकीनन आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल कुछ बात कर रहे थे इंज़माम उल हक और सरफराज अहमद के मामले पर, लेकिन मैंने जैसे कि अपने इंट्रो में बताया था आपको कि आज नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नसीम शाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया कि अगर उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जाता हूँ और इंग्लैंड वाले अगर मुझे बच्चा समझकर हैंडल करेंगे तो उनके लिए नुकसान होगा। महमूद आमिद साहब, नसीम शाह का ये बयान कैसा देखते हैं आप? बयान तो वैसे वाकई बच्चों वाला है। अच्छा, अभी खुद को बयान देखें, जो प्रोफेशनल टीमें होती है ना, वो सामने वाले को कभी बच्चा नहीं समझती, कोई अपनी विकेट ऐसे नहीं देता। सही। और सबको उन्होंने भी इनके ऊपर वर्क कर लिया होगा कि इसने कैसी बॉलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे कि बच्चे उसको बच्चा समझेंगे। सही। तो प्रोफेशनलिज्म में ये सारी चीज़ें नहीं होती। हम देखते हैं कि खिलाड़ी हमारे अगर जैसे ज़्यादा ऊपर जाते हैं, जिसने जब कोई इजी लेता है ना किसी को, वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन फ़खर जमान के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म ही हो गए थे, और हमारे कॉलर ने भी सवाल किया था उनके हवाले से कि फ़खर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन कामरान अकमल वगैरह की बारी नहीं आ रही, वो डोमेस्टिक में ही परफॉर्म कर रहे हैं, PSL में ही परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, अब लगता तो ऐसे ही है कि कुछ प्लेयर्स को मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ही रह गए हैं वो, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को तो आप तरजीह इतनी देते ही नहीं हो। आप बस या PSL से लड़का आ जाता है, थोड़ा सा PSL में हड़ाउड़ी करता है, वो दिखाता है, कुछ करता है, वो आ जाता है, और जो है पीछे से जो प्लेयर्स चलते आ रहे हैं, जिनका एक रिदम बना हुआ है, ये जिनकी लॉबीज बनती रहती हैं, अच्छा। वो वापस आ जाते हैं टीम के अंदर। अगर उनकी परफॉर्मेंस अगर पीछे अगर देखी जाए तो नॉट अप टू द मार्क होती हैं, फिर भी खैर वो आ जाते हैं वापस।
तो ये तो पाकिस्तान का एक अलमिया है सही। कि कोई भी सिलेक्शन कमेटी आती है वो अपने लाइकिंग के प्लेयर्स को डालती है, कुछ भी करती है, लेकिन बहुत सारे लोग शोएब मलिक और हफीज़ के ऊपर बात करते हैं, तो इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया था। बिल्कुल। पीएसएल की आप बात कर रहे हैं, पीएसएल की मैं भी अगर बात करूं जैसे, तो हमने देखा कि पीएसएल से हैदर अली को सिलेक्ट कर लिया गया और फिर उनका ये कहना मिसबाह उल हक का कि मैं चाहता हूं कि वो तीनों फॉर्मेट खेलें। अच्छा है, आप जब आपकी ख्वाहिश है ना, ख्वाहिशों पे तो चीज़ें नहीं चलती। सही। और बात यह है कि मैं एज ए बैट्समैन अगर आपने लाना है ना, तो उसको कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट के तीन सीजन तो उसको खेलने चाहिए। अभी उसने पहला सीजन खेला फर्स्ट क्लास का और कोई 1000-1200 रन नहीं कर दिए उसने, लेकिन स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा था, सेंचुरीज थी उनकी। और अंडर 19 में नहीं, 10 तो खैर नहीं है, लेकिन अंडर 19 की वही वाली बात है पिछले 3 सालों की। इस साल की अगर मैं बताऊं, अभी बताएं ना, हैदर अली की अगर अंडर 19 की परफॉर्मेंसेस, अंडर 19 की बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है, जो कोचेस की उनकी परफॉर्मेंस भी जीरो है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अभी हमने देखी अभी भी उस बच्चे के अंदर अभी वो विनिंग चीजें नहीं आई कि टीम को जिताया कैसे जाता है। बिल्कुल नहीं, वो अभी अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप उठा के देखें तो वहां पर अभी देखें, मैं उस बच्चे के कोई बाबर आजम को लोग कहते हैं कि वो मैच विनिंग बैट्समैन नहीं। आप ये देखें, आप ग्रूम करते हो भाई, एकेडमी आपकी किस लिए होती है? आप उनको मेंटली स्ट्रांग करो भाई, ऐसे गेम को लेकर चलते हैं। ये तरीकेकार है, मैच को फिनिश करके निकलो। ये नहीं कि मैंने 30 की, अपने 40 की, मारा, आउट होके चले गए, बाकी दूसरा संभाल लेगा, ऐसे नहीं होता क्रिकेट के अंदर भाई। आप देखें जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो लेकर चलते हैं, गेम को फिनिश करने की आदत डालते हैं, फिनिश करने का। अब उस बच्चे का कसूर नहीं है, बिल्कुल आप उस बच्चे को खिलाएंगे तो वो खेलेगा उसको, लेकिन इज नॉट अ राइट टाइम टू पुट इन द टीम। मतलब आप थोड़ा सा तो ग्रूम होने दें। आपको मैं 10 मिसालें ऐसी दे सकता हूं, जब आप अंडर 19 से प्लेयरों को खिलाया, उनका कैरियर आप उठा के देख लें, बिल्कुल उनके अगर मैचेस भी अगर ज्यादा हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, बिकॉज वो लाइकिंग और डिसलाइक में खेलते चले गए बहुत से अंडर 19 के प्लेयर। लेकिन आपके वो प्लेयर, वो बैट्समैन जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी खेली थी, जिन्होंने 4-5 साल अच्छा खेला, मैं उस वक्त से बात करता हूँ, इंजमाम की मैं मिसाल करता हूँ, 1500 रन करके इंजमाम आए थे यार, इस सीजनों में रन्स करके आए थे। सईद भाई की मैं बात करता हूँ, सईद अनवर रन्स करके आए थे, फिर यूसुफ, यूनुस, ये आपके स्टार प्लेयर है ना एज ए बैट्समैन में। और आपको मुझे बताओ इन यंगस्टर्स के अंदर कौन से स्टार प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 से खेला और स्टार बनाओ? आपका कोई नहीं। एक मिसाइल मिलती है, वो जावेद भाई की मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर ने 90% 95% फेलियर है इसके अंदर। तो आप फेलियर जो है वो ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हो, या आपके सक्सेस जो रेट्स होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो आपको ये सारी चीजें सुनिए, उस बच्चे का कसूर नहीं है। जो सिलेक्ट करते हैं ना, जो लेकर उनको आते हैं कि ये फौरन अगर उसने कुछ कर दिया तो मेरा नाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप ये समझते हैं कि उनको जल्दी करना है, बिल्कुल अभी टाइम है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? मैं शाकिर अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाकिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन ये होगा कि कराची क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम आज आपने बुलाया महमूद। शाकिर साहब, आपकी आवाज हमें जो है वो कम आ रही है, अगर आप थोड़ा लाउड। महमूद हामिद भाई कराची क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, इनकी बहुत खिदमत है कराची क्रिकेट के लिए। मेरा इनसे एक सवाल होगा जी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम जिस तरीके से फेमस हो रहा है, मैं GTV को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि न्यू जनरेशन में बड़ा मशहूर हो रहा है। एक दूसरा ये कि मेरा सवाल अगर आप कोई करना चाहें। महमूद अहमद भाई से सवाल मेरा ये है कि ये जो 14 प्रोफेशनल्स की, ये जो ऑफिशियल्स की बारात जा रही है इंग्लैंड, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब पाकिस्तान की क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े नाम होते थे, जब एक कोच, एक मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर होता था, अब 14 ऑफिशियल्स, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, और कोई सवाल अगर आपका है? दूसरा मैं एक और एंगल से सवाल है कि अगर सरफराज अहमद को दोबारा चांस दिया जाता तो शायद वो इंडिया अपने धोनी को कब तक आजमाया और कहां पहुंचा दिया। तो अगर सरफराज को चांस दिया जाता तो शायद बहुत ज्यादा बेहतर ना होता। तो मैं महमूद हामिद भाई से चाहूंगा कि वो जरा डिटेल में इस पर रोशनी डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपका सवाल हमने लिया। महमूद हामिद साहब, पहले तो उन्होंने आपकी तारीफ की कि कराची की क्रिकेट में आपका बड़ी खदमात है, आपने काफ़ी खिदमत की है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने एक और सवाल किया सरफराज अहमद के हवाले से, तो क्या जवाब देंगे आप? मैं सवाल नहीं, मैं सुन नहीं सका, क्या सवाल क्या था? अच्छा, सरफराज अहमद और धोनी के हवाले से उन्होंने सवाल किया था कि धोनी बड़े विकेट कीपर हैं या सरफराज, अगर सरफराज को मौका दिया जाए तो सरफराज अहमद धोनी की तरह एक सामने आ सकते हैं।
आ सकते हैं, मतलब वो इस लेवल पे आ गया था, मतलब उसकी भी फतवा आ गई ना सामने, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, मतलब लाइक ए वर्ल्ड कप जीतना ना, सारी टीमें उसके अंदर है, तो धोनी ने भी वर्ल्ड कप जीता है, तो आप ऐसे किसी को इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सक्सेस रेट में जाते हैं तो सरफराज ने अपनी टीम को नंबर 1 पे रखा ना T20 में, तो उसने भी अपनी टीम को नंबर 1 पे रखा। अगर आपकी उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से अगर इंडिया उसको जिताया तो पाकिस्तान को सरफराज ने भी जिताया अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, अपने विकेट कीपिंग से, उसकी कीपिंग अगर आप इस तरह मुआवजा करते हैं, सक्सेस रेट के ऊपर बात करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि आप अपनी, लेकिन धोनी ने प्लेयर्स भी बनाए। हाँ प्लेयर्स बनाए उसने, ये हाँ आपने वेरी गुड पॉइंट कि प्लेयर्स बनाए। सरफराज थोड़ा सा इस चीज के अंदर मैं समझता थोड़ा सा यहाँ स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लेता ना। देखा कि वो देखते थे कि बाबर आजम को अपने साथ स्लिप पर रखना, फिर उनकी तारीफें करना कि मैं उनको नायब कप्तान मानता हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बनाता नायब कप्तान, लेकिन बाबर आजम तो मेरे साथ नायब कप्तान ही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा आप कहां से बात कर रहे हैं? जी कौन सा आप कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से गुलशन से ख्वाजा आमिर बात कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है हमें आपकी, अगर आप थोड़ा सा लाउड कहना चाहें। मैं जी बिल्कुल, मैं आ गया हूँ। कराची से गुलशन से ख्वाजा आमिर बात कर रहा हूँ। जी ख्वाजा आमिर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये सरफराज को मुस्तकिल तौर पे क्यों नहीं करते हैं, मतलब निकाल देते हैं, एकदम बैठा दिया, ये समझ में नहीं आया मुझे। सही, ठीक है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि क्यों बिठा दिया सरफराज अहमद को। ये हमने इतनी बात कर लिया सरफराज के ऊपर कि सारी चीज़ें हमने मेरे ख्याल से कवर की हैं कि ज़्यादती तो उसके साथ हो गई। जैसे बातें हो रही हैं, शाकिर साहब ने सवाल किया कि 14 रुकनी बारात जा रही है ऑफिशियल्स की इंग्लैंड टूर पर, 29 खिलाड़ी 14 ऑफिशियल्स, क्या कहेंगे इस पर? हाँ ये बहुत बड़ा इस वक्त 29 इस वक्त हर एक को उन्होंने ऑब्लाइज कर दिया। ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत लोग पहले तो सोच रहे थे कि शायद इंग्लिश क्रिकेट 24 लोग जाएंगे, लेकिन अब 29 लोग चले गए, फिर 4 स्टैंड वाइज के भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, और फिर आपने 14 जो आपका और बड़े नाम है इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो वकार यूनुस आपका लेजेंड, यूनुस खान नंबर 1 पाकिस्तानी बैट्समैन जिसने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, फिर आपका कप्तान जो काफ़ी अर्से कप्तानी की है मिसबाह उल हक, मतलब एक बहुत बड़े नाम उसके अंदर आने की वजह आप क्या समझते हैं? यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने की वजह आप क्या समझते हैं? नहीं मैं तो समझता हूँ कि यूनुस खान को फ्लॉप हुए आना चाहिए, लेकिन यूनुस खान को नीचे लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, और उसको हाईली पेड होना चाहिए। अच्छा देखिए यूनुस खान आपको उस टीम में, पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स मुहैया दे जैसे राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ नीचे से प्लेयर्स को जो है या अकेडमी में या अंडर 19 के जो जूनियर लेवल है वहां से प्लेयर ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यूनुस खान का मैं समझता हूँ ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होगा। पाकिस्तान टीम के अंदर तो जो भी जाता है वो उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग की जरूरत होती है। आप ट्यून करते हैं कि भाई आपकी फॉर्म इस तरह खराब है, आप तो बैक टू द बेसिक आ जाओ, यहाँ आपकी अटैक होगा, आप यहाँ पर इस तरह खेलना, आप ये शॉट नहीं खेलना, ये सारी चीजें होती हैं। हमने यूनुस खान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें भी ये बात उन्होंने की कि स्किल्स पर तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन मेंटल फिटनेस पर ज़्यादा काम करना पड़ता है और खिलाड़ियों को सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आज का प्रोग्राम खत्म हुआ वक्त, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत होती है। मज़ा आ रहा था बहुत महमूद आमिर साहब के साथ, और हमें उम्मीद है कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। आपसे एक बार फिर कल नए गेस्ट और नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।